बनाई है और उसमें ऐसी तस्वीर बनाई जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 292 के तहत काबिल एतराज और फहश हैं, जिसके लिए हम अलहदा फौजदारी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। मैं फाजल अदालत की इजाजत से पहले गवाह हलीम हफाजी को पेश करता हूं। आपका नाम? हलीम हफाजी। वल्द? शरीफ हुसैन। आप हलफ उठाएं कि आप जो कुछ कहेंगे अपने ईमान से सच कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा अपने ईमान से सच कहूंगा। कहां काम करते हैं? रोजनामा जज्बात में कालम लिखता हूं। आप कितने अरसे से फन तामीर पर लिख रहे हैं? यही कोई 15 साल से। आपने अली का बनाया हुआ ऑडिटोरियम देखा? जहां देखा। क्या ख्याल है आपको इसके बारे में? मैं समझता हूं कि इमारत और उसमें बनाई गई तस्वीरें जानबूझकर माशरे के अखलाकी इक़दार को तबाह करने की मज़मूम साजिशें हैं, और मेरा ख्याल है कि ये नौजवान नस्लों को तबाह करने की इससे बड़ी कोशिश की मिसाल मुश्किल से मिलेगी। ये हमारे नौजवानों के दिमाग, अखलाक और निज़ाम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये इमारत और तस्वीरें ये कहती दिखाई देती हैं कि अखलाक और अक़दार का तय्युन इंसान का ज़ाती मसला है, इसमें माशरे को दखल नहीं देना चाहिए, और जाहिर है ये हमारे निजाम के भी खिलाफ। और सबसे बढ़कर यह कि अली किसी की राय को, हत्ता कि इस केस में मुद्दई शादिया की राय को भी काबिलियत नहीं समझता, इसीलिए उसने जानबूझकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसे नजरअंदाज किया, और ये तकब्बुर है। माशरे में ऐसा तकब्बुर बर्दाश्त नहीं हो सकता, और मेरा ख्याल है कि अभी नहीं जाना चाहिए। शुक्रिया हलीम साहब। महरीन बीबी, बाहर अली साहब आए। महरीन बीबी, उनसे कह दो कि मैं घर पे नहीं हूं। जाओ, कह दो। आपका नाम? राहिल उबैद। वल्द? उबैदुल्लाह। आप हलफ उठाइए कि आप जो कहेंगे अपने ईमान से सच कहेंगे। मैं जो कहूंगा अपने ईमान से सच कहूंगा। राहिल साहब, क्या आप और अली दोनों कॉलेज ऑफ आर्ट्स में इकट्ठे थे? जी हाँ, हम इकट्ठे पढ़ते थे। वहां अली का रवैया कैसा था? अली को कॉलेज से निकाल दिया गया था। क्यों? इसलिए कि कॉलेज की अथॉरिटीज जो चाहती थी अली उनसे मुनकिर था। क्या आपके ख्याल में मुद्दा अलह में कोई ऐसी बात थी जो फन तामीर के हवाले से काबिल तारीफ समझी जा सकती हो? जी नहीं। जरा ऊंचा बोलिए प्लीज। जी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, कुछ अरसा मुद्दा अलह ने आपके दफ्तर में भी काम किया? जी हाँ, कुछ अरसे काम किया हमारे दफ्तर में। क्या अब भी वो आपके दफ्तर में काम करता? जी नहीं, हमने उसको निकाल दिया था। क्यों? इसलिए कि वो काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा था। अच्छा, अली के काम के बारे में आपकी क्या राय है? अली का काम अभी बिल्कुल नापुख्ता है। वैसे कभी कभी अच्छी बात भी उसमें नजर आ जाती है, चौंका देने वाली चीजें भी हैं, पर बेसिकली सारा जो काम है वो एक नापुख्ता जहन की पैदावार है। क्या अली के काम को एक माहिर फन तामीर का काम कहा जा सकता? अगर आप अमीरुद्दीन या हामिद जावेद के काम से उसके काम का मुवाजना करें तो नहीं। वैसे अगर ये चाहता तो एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता था। मैंने बहुत कोशिश की,
बहुत कोशिश की, बाखुदा मैंने बहुत कोशिश की, पर यह सब कुछ बेसूद था। ग्राहकों से मुद्दा लेकर रवैया कैसा था? गलत, यही तो सारी बात है। ग्राहकों से इसका रवैया बहुत सख्त था। एक बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती कि एक इंसान आपको पैसे दे रहा है तो आप उसकी बात क्यों नहीं मानते? अगर हम ग्राहकों को रजामंद करने की हर कोशिश करते हैं तो फिर इस बात का मजाक क्यों उड़ाया जाता है? मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इस बात का मजाक क्यों उड़ाया जाता है। जरा आहिस्ता बोलिए, मैं आपका बयान लिख रहा हूं। उबैद साहब, क्या आपने अली के काम से यह अंदाजा लगाया कि उसका जहन किस तरह काम करता? जी हाँ, मैं बताता हूं, आपको भी बताता हूं। देखिए, अली कहता है कि आर्किटेक्चर के बारे में गुफ्तगू करने से पहले वजू करना चाहिए। सुना आपने? वजू करना चाहिए। है ये अकलमंदों वाली बात? हम सब लोग अपने पेट के लिए रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हीरो बनने की क्या जरूरत है? उबैद साहब, मेरा ख्याल है कि हम मौजू से हट रहे हैं, बात मुद्दा अलह की हो रही है। जी हाँ, मैं भी मुद्दा अलह की बात कर रहा हूं। इसको कुछ नहीं आता, इसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, और मेरी समझ में नहीं आती कि हम सब लोग ये कहते हैं, वो डरते क्यों? आपकी तबीयत अगर ठीक नहीं तो? नहीं जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपको जवाब देता हूं। आप ऑडिटोरियम के बारे में पूछना चाहते हैं, मैं आपको ऑडिटोरियम के बारे में बताता हूं। ये जो ऑडिटोरियम है, ये आर्किटेक्चर के तमाम असूलों की नफी करता है। ये जो इमारत है, जरा ऊंचा बोलिए प्लीज। ये जो इमारत है, इस इमारत में कोई इकाई, कोई वहदत नहीं है। शुक्रिया। आप कोई सवाल करना चाहेंगे? जी नहीं, फिर इसका वहां से भी कोई सवाल नहीं करना। शुक्रिया। मुझे आज अली पर बहुत रहम आया। अगर फैसला उसके खिलाफ हो गया तो वो पैसे कहां से देगा? मैंने तो देखा है कि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं। कम सजा मिली है उसे जो तुम और चाहती हो। शादिया बहन, जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। तुम कौन होते हो दखल देने वाली? आप कहां काम करती? रोजनामा जज्बात में। आपके काम की नौयत? फन तामीर पर एक कॉलम लिखती हूँ, अपना घर के उन्वान से। आपके वालिद क्या करते हैं? आर्किटेक्ट है। उनको भी यहां गवाही देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? इसलिए नहीं कि अगरचे ज़ेरे बहस इमारत की उनकी नजर में कोई वक़्त नहीं है, लेकिन ये जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं ये कोई शरीफाना हरकत नहीं है। मिस उमीरुद्दीन, मेरे ख्याल में हमें सवाल और जवाब तक ही महदूद रहना चाहिए। ये तो ये फरमाइए कि आपकी राय में ये इमारत उस मुआहदे के ऐन मुताबिक है जो मुद्दई और मुद्दा अलैह के दरमियान तय पाया था? मेरी राय में मुद्दई को चाहिए था कि वो अली से इस इमारत को इस जमीन से हटा देने की रकम तलब करती। उन्होंने तो सिर्फ इस इमारत को बदलने की रकम तलब की है। इसकी वजह? वजह तो आप बाकी गवाहों के बयान से सुन चुके हैं। तो गोया आप इन तमाम लोगों की राय से इत्तेफाक करती।
मैं हलीम हफाजी साहब की राय से इत्तेफाक करती हूँ। ये इमारत हमारे लिए एक खतरा है। आप इसकी वजाहत करेंगे? जी, कोशिश करूंगी। हलीम हफाजी साहब बिल्कुल गलत कहते हैं, लेकिन अगर उनकी बात को लोग सही तस्लीम करते हैं तो फिर कोई शख्स जो इसके बरक्स कहता है पानी के उस कतरे की तरह जो समंदर में रहकर भी अकेला नजर आना चाहता है। इसमें कसूर समंदर का नहीं है, उस पानी के कतरे का है। इस इमारत को इस जमीन से हटा दिया जाए, लोगों के अखलाक को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस इमारत को लोगों के मुर्दा अखलाक से बचाने के लिए। मिस समीरुद्दीन, मेरा ख्याल है कि आप कुछ उलझ गई। जनाब वाला, गवाह अपना बयान जारी रखे। शुक्रिया जज साहब। जैसे मैं कह रही थी जज साहब, हम लोगों की आवाजों में आवाज उठाने में ताकत नहीं रही, और हम लोग बेताकत आवाज जब उठाते हैं तो सिर्फ नारों में शामिल करने के लिए। जब एक साफ आवाज उठती है तो हम उसे अपने निजाम के लिए खतरा समझते हैं। मैं जानती हूं कि मैं जो कुछ कह रही हूं बेमायने, शायद बेकार है, लेकिन मुझे माफ कर दिया जाए, इसलिए कि शायद जो मैं कह रही हूं पहली और आखिरी दफा कह रही हूं। शुक्रिया। जिरा नहीं जनाब वाला, मुझे कोई जरा नहीं करनी है। शुक्रिया मिस समीरुद्दीन। शुक्रिया जनाब वाला, मुद्दाई की तरफ से गवाही मुकम्मल होती। थैंक यू। मुद्दा अलय कोई गवाही पेश करना चाहता है? जनाब वाला, मेरी जानिब से मेरी वाहिद गवाही उस इमारत की ये तस्वीर हैं जो मैं अदालत की खिदमत में पेश करता हूं। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहें उसकी भी इजाजत है। जनाब वाला, मोहब्बत का वाज़ेह और खुला बयान अगर फहाशी है तो ये फहाशी बहुत पहले दुनिया की सब बड़ी किताबों में हो चुकी है। मैंने उस इमारत में और उन तस्वीरों के जरिए महज मोहब्बत को साफ और वाज़ेह तरीके पर बयान करने की कोशिश की थी। और अगर ये नौजवान नस्ल को गुमराह करने की साजिश है तो याद किया जाए तो ये इल्जाम तो हमेशा और हर दौर में लोगों पे लगता चला आया है। हर नस्ल इंसानी बाद में इस पर शर्मिंदा भी होती चली आई है। शुक्रिया। फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद और गवाहों के बयानात सामने रखते हुए ये अदालत मुद्दई शाजिया के मुतालबे को जायज करार देती है और मुद्दई को इस इमारत में अपनी पसंद से रद्दोबदल कराने के लिए बाख्तियार समझती है और हुक्म देती है कि इस रद्दोबदल के तमाम अखराजात मुद्दा अलय अली अपनी जेब से अदा करे। खातिर साहब, ये लीजिए मेरा आर्टिकल ऑडिटोरियम पे। अच्छा 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 अच्छा। मगर ये तो नहीं छप सकता, आई समझ। खैर, अंदाज तो आपका हमेशा ही जालिमाना रहा है, मगर आपने ये अदालत में क्या कह दिया? ये तो हमारे अखबार की पॉलिसी के खिलाफ है, नहीं आई समझना। खातिर साहब, यही आर्टिकल छपेगा। अच्छा अच्छा, तो आप तशरीफ तो रखे ना, आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ी हैं? अच्छा, तो ठीक है, आप अपनी नौकरी रखिए, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। या मेरे खुदा, यही मौका है मेरी मदद को। आप प्लीज खातून रुकिए तो सही। आप देखें ना, आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपका कॉलम बड़ा पॉपुलर है, और अगर पॉपुलर कॉलम के लिखने वाली की छुट्टी हो गई
तो फिर जाहिर है बाबर कमाल मेरी भी छुट्टी करा देगा। नहीं आई ना समझ, नहीं आई। तो खातिर साहब ये फैसला तो फिर आपने करना होगा ना, सोच लीजिए, अच्छी तरह सोचिएगा। तो रुके, तो एक तो मुझे आपकी नहीं आई समझ, शायद कभी आ जाए। निकाल बाहर करो इसे। और खातिर वो जो मॉड्यूलर फ्लैट्स के बारे में तुमसे आर्किटेक्ट पर ब्रीफ मांगा था, उसका क्या बना? महरीन वही तो लिख रही हैं सर। आयसा सॉरी सर। किसी और से लिखवाओ। याद रखो इस दुनिया में पैसा देकर सारा काम कराया जा सकता है। आदाब। कौन? क्या हो रहा है? खातिर साहब के जवाब का इंतजार है। मतलब ये कि नौकरी या इस्तीफा। तो फिर अली के केस पे कुछ कह डाली? फिर कभी सही। तो फिर सुन लीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने आपको समझने में गलती की और ये मेरा पहला मौका। फिक्र न कीजिए, दूसरा मौका भी आपको मिल जाएगा। खैर, हाँ तो मैं कह रहा था कि मेरा हिसाब गलत निकला। मैं सही तौर पर अंदाजा नहीं लगा सका कि आपसे अली की मुखालफत का रंग वही होगा जो अदालती बयान में जाहिर हुआ। खैर, बात साफ हो गई। आपको जमाने से शिकायत है। चाल अच्छी थी वैसे। दाद के तौर पर यह खबर भी सुन लीजिए कि अब आपको इस्तीफा देने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, आपको निकाल दिया गया है। शुक्रिया। लेकिन आप तो कहती थी कि इससे पहले किसी दूसरे का हाथ तुम्हारे गिरेबान तक पहुंचे, अपने गिरेबानी को फाड़ डालो। मुझसे लड़ने के लिए सिर्फ अदालती बयानों से काम नहीं चलेगा। ये लड़ाई तो हमारी बहुत पुरानी है हफाजी साहब। ठीक कहा आपने, शुक्रिया याद दिलाने का। ये अदालत में आपका बयान दलील नहीं, रहम के पील है ना? मुझे अंदाजा नहीं था कि आप कभी रहम की भीख मांगेंगी। गलत निकला ना मेरा अंदाजा। खुदा हाफिज। खातिर साहब, इस दफ्तर में हमारे भी कुछ मेहरबान हैं। अगर कोई बात रहेगी तो मुझे घर पे फोन करके बता दीजिएगा। मेरा टेलीफोन नंबर तो है ना आपके पास? हाँ वो तो है, मगर तुम तो खुद इस्तीफा देने वाली थी। मालूम है, मगर ये बेहतर है। तुम्हें तो पता होना चाहिए महरीन के मुझे कितना रंज है। यकीन नहीं आ रहा, आई समझ नहीं। जानती हूँ कादिर साहब, हमदर्दियां हमेशा निकाले जाने वाले आदमी के साथ ही होती हैं। यकीन जानिए, मैंने कभी भी ये जज्बा जीतने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन बहरहाल मैं आपको एक बात बताती हूँ खातिर साहब, और शायद ये बात मैं सिर्फ आप ही से कह सकती हूँ। अगर आप लोग मेरे सब्र को आजमाना चाहते हैं ना, तो फिर मैं ये सब्र खुद आजमाऊंगी, ऐसे कि ये आपको भी याद रहेगा और अली भी याद रखेगा। क्यों आए हो तुम अली?
मुझसे मिलने क्यों आए हो? ना तो तुम मेरी खातिर अपना रास्ता बदलते हो और ना अपनी खातिर। मैं तो सिर्फ अदालत में खड़ी हुई अच्छी लगती हूँ और बस, और कुछ नहीं। करीब मत आना, मेरे करीब अली। चले जाओ, चले जाओ अली, मुझे छोड़ के चले जाओ, चले जाओ। आज मैं एक ऐसा फैसला करने वाली हूँ जिससे मुझे यकीन है कि तुम अपना रास्ता बदल लोगे। चले जाओ, चले जाओ अली, चले जाओ। मुझे पता तुम अपना रास्ता नहीं बदलोगे, नहीं बदलोगे तुम अपना रास्ता। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। क्या करो? चले जाओ अली, प्लीज चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। क्या बात है मैरी? खैरियत तो है? मुझसे कहा कि एक जरूरी बात करनी है और अब आधे घंटे से चुप बैठी हो। मैं चाहती हूं कि बात आप शुरू करें, इसलिए कि जिस मौजू पर बात होनी है उस मौजू को हमेशा आप ही शुरू किया करते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूं महरीन, और जाहिर है कि मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र रहता है। लेकिन अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन आज मैं चाहती हूं कि आप मुझे मजबूर करें डैडी। क्या ख्याल है आपका? है ना तकलीफदेह बात मजबूरी की शादी? मगर महरीन, मगर मैं तुम्हें आप मुझे मजबूर नहीं करना चाहते, लेकिन मैं मजबूर होना चाहती हूँ। ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन बस आप कर गुजरिए। क्या कर गुजरो? तुम हमेशा अजीब बातें करती हो। चाहती क्या हो? कौन आदमी है तुम्हारे जहन में? यकीन मानिए, आज आपके और मेरे जहन में बहुत कम फासला है। तो क्या? मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आज सब कुछ मुमकिन है डैडी। क्या मैं समझ लूं कि तुम राहील उबैद से शादी करने पर रजामंद हो? Oh, sweet. हेलो राहील। हेलो सलमा। आज कैसे याद आ गई? तुम मुझे देख के खुश नहीं हो? बैठोगे नहीं? आज भी जल्दी है? नहीं,
ये क्या हुआ तुम्हें? बीमार हो? किसी डॉक्टर को दिखाया? मैं तुमसे मिलना चाह रहा था सलमा। हाँ, मगर ये क्या हालत बना रखी है तुमने? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात बताओ, तुमने अदाकारा शाजिया का नाम सुना है कभी? कहीं पढ़ा था, याद नहीं। क्यों? क्या किया उसने? नहीं, कुछ नहीं। वो दरअसल बात यह है कि शाजिया ने फन के नाम पे एक इमारत तामीर करवाई थी। एक ऐसी इमारत जिसे न मैं, न तुम, न कोई और बर्दाश्त कर सकता है। क्यों? क्या हुआ उस इमारत को? वो सलमा, मैंने एक बहुत बुरी बात की है। किसी दिन मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि वो क्या बात है, लेकिन आज नहीं। आज तुम मुझे सिर्फ माफ कर दो और ये ना पूछना कि क्यों। बस तुम मुझे सिर्फ माफ कर दो। जो तुम कहो राही, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम भी खुद को माफ कर दो। बहुत बुरा वक्त पड़ा है तुम पे, है ना? हाँ, लेकिन अब मैं ठीक हूं। सलमा, आज तक हमने शादी क्यों नहीं की? शायद इसलिए कि हमें पता है हम एक दूसरे के लिए बने हैं। सलमा, बहुत देर तो नहीं हो गई? तुम मुझसे शादी करोगी ना? कैसी बातें करते हो राही? तुम्हें पता है मैंने सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया। लेकिन अब हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। तुम्हें मुझ पे एतमाद नहीं रहा ना, मुझे पता है। लेकिन अब हम किसी को नहीं बताएंगे। किसी तैयारी की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम और मैं। ठीक? ये जो तुम अपने अंकल हलीम के लिए ये जो खिदमतें करती फिर रही हो ना, ये सब कुछ छोड़ दो। मैं दफ्तर से छुट्टियां ले लूंगा। अभी तुम कह रही थी कि मैं बीमार लग रहा हूं, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, और यही सबसे बड़ी बात है। अली, जिस अजाब से हम दोनों गुजरे उससे तुमने कुछ सीखा? जो कुछ सीखना था बात पहले सीख चुका हूं। इस मुर्दा माशरे में जिंदा रहने का बस यही एक तरीका है। तुम अपना रास्ता न बदलोगे? नहीं नहीं। मगर अली, तुम्हें इससे अजियत नहीं पहुंचती? एक हद तक। उसके बाद वो जगह आती है मेरी, जहां आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। और तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह ये बर्दाश्त कर लूं? हाँ, मेरी साथी जो हो। मेरे सब्र का इम्तिहान लेना चाहते हो ना अली? इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करती, तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम इस खौफ से निजात पा लो। अली, तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है ना?
है ना? इस रास्ते अगर तुम्हें दुख पहुंचे तो अली, मैंने हाँ कह दी है। राहील उबैद से। सलमा, क्या हुआ सलमा? खुद गरज एहसास है, सिवाय उस खुशी के जो दूसरों की खिदमत करके हासिल हो। नहीं अंकल, अपने लिए खुशी ढूंढना खुदगर्जी नहीं है। खुदगर्जी ये है कि आप लोगों की रोटी हुई हिम्मत जगाने के बजाय खिदमत की बैसाखियां लगाकर चलने पर मजबूर करें, गैर मुल्की इमदाद की तरह। अपने लिए खुशी ढूंढना खुदगर्जी नहीं है अंकल। खुद, मेरा, अपना, ये सब खुदगर्जी जाहिर करता है। फर्द कोई चीज नहीं, खुद को कुर्बान करना पड़ता है माशरे के लिए। नहीं अंकल, सच तो यह है कि खुद को ढूंढना पड़ता है, मुकम्मल करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। कुर्बानी का लफ्ज उन लोगों ने बनाया है जो नहीं चाहते कि हम अपने हाथ पांव मारकर अपने लिए जगह पैदा करें। तुम्हें कभी शिकस्त नहीं हुई सलमा, होगी तो शायद तुम्हें भी कोई पनाह ढूंढनी पड़े। अली, अभी भी वक्त है, सोच लो प्लीज, अभी बहुत वक्त है। ये रास्ता या मैं, दोनों। आ गए बेटे तुम? हाँ माँ जी। कहाँ थे 2 दिन से? वो मैं जरा मालूम है राहील, मैंने 2 दिन से तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। मेरा खूबसूरत बेटा, जानती हो राहील, मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा माँ जी। खुदा तेरा शुक्र है कि तूने आज मुझे ये दिन दिखाया है। राहील, मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत दुनिया में और कोई माँ नहीं है। मुझे लगता है राहील कि आज मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। सच राहील, ओह खुदा मेरा दिल। माँ जी, माँ जी क्या हो गया यहाँ पे? तो तुम्हें कुछ नहीं मालूम? नहीं राहील, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। देखो कैसे हो सकता है कि अमीरुद्दीन ने तुमसे बात ना की हो। नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता क्या बात है। लो राहील, मुझसे छुपाने का फायदा, ये बात छुप सकती है भला? नहीं माँ जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो क्या वाकई तुम्हें नहीं पता? नहीं माँ जी, आप क्यों पहेलियां बुझवा रही हैं? बता दीजिए ना क्या बात है। मालूम है क्या हुआ? अमीरुद्दीन आए थे खुद यहाँ, उन्होंने इशारा किया, मैं समझ गई। मैंने तुम्हारा पैगाम दे दिया महरीन के लिए, मंगनी की तारीख भी तय हो गई है। ये कैसे हो सकता है माँ जी? ये महरीन से किसी ने पूछा है? लेकिन अमीरुद्दीन तो कह रहे थे कि उनकी मर्जी में महरीन की मर्जी भी शामिल है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, मुझसे किसी ने नहीं पूछा माँ जी। राहील, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या चाहते हो? हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हम तो अपने आप को भी नहीं जानते माँ जी। मुझसे फलसफा मत बघारो, बैठो। देखो राहील, मैं जानती हूँ कि एक दिन तुम्हें इस मुल्क का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट बनना है। अमीरुद्दीन के नाम की जगह तुम्हारा नाम रखा जाएगा, उसकी बेटी मेरे बेटे की दुल्हन होगी। ये सब तुम्हारी किस्मत में लिखा है राहील, ये सब किस्मत में लिखा, और मुझे मालूम है
हाँ। मगर मुझे कुछ सोचने का वक्त चाहिए माँ जी। मैं अगर मगर कुछ नहीं राही। देखो, क्या मैं नहीं जानती कि तुम इतने दिनों सिर्फ एक ही बात सोच रहे थे, और अब मैंने फैसला तुम्हारे हक पे दे दिया है। राहील, क्या मेरी सारी जिंदगी की खिदमत के बदले में तुम मुझे एक फैसला करने का हक भी नहीं दे सकते? क्या मेरी मोहब्बत के बदले में तुम मुझे ये भी नहीं दे सकते कि मैं तुम्हें खुश देख सकूं? खुशियां, आप खुशियों की बात करती हैं माँ जी, और मैं तो सिर्फ खुशी को ढूंढ रहा हूं। मुझे वो भी नहीं मिलती, और अगर कभी मिलती है तो वो भी पर्दे के पीछे, और फिर इधर उधर की झूठी खुशियों में वो गुम हो जाती है। सुनो राहील, सुनो, क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं माँ जी, आप खुश हैं ना? आप खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूं माँ जी। आपने खाना खाया? करीम फाजी साहब, आपको शायद याद होगा कि एक मतलब आपने एक पार्टी में मुझसे कहा था कि महरीन को जीतने के लिए एक मुख्तलिफ किस्म का इंसान चाहिए। अब आपका क्या ख्याल है? अभी पूछने की क्या जरूरत है? राहील, यहाँ बेटे। आया माँ जी। एक्सक्यूज मी। रुको ना, कॉफी पी लीजिए। कॉफी मुबारक। ठहरी बात। शुक्रिया। खामखा आपने अदालत में हमारा साथ दिया, आ गई ना हमारी सब। जी हाँ हलीम साहब। वो क्या बना वो रहम की भीख मांगने का? ये बात उस वक्त भी गलत थी और अब भी बिल्कुल गलत है। की औरत हैं आप, यानी ये कैसा लग रहा है आपको सब कुछ? राहिल उबैद वैसा की है, लेकिन उस जैसा नहीं जिसके बारे में इस वक्त हम और आप हलीम साहब, मैं तो इस वक्त कुछ नहीं सोच रही। आपके जहन में कौन है? कौन? बन मत, हम आप बच्चे नहीं रहे। अब जब से आपने अली को बेगम की पार्टी में देखा, शिद्दत से चाहती है, खातिर में नहीं, बिल्कुल। वाकई छुपाना आपको जरा कम आता है। ऐसे ही वही पुरानी सिचुएशन, ठुकराई हुई लड़की, बेपरवाह मर्द। हलीम साहब, मैं तो आपको बहुत सहीन आदमी समझती थी, मगर खैर छोड़िए। मेरा शुरू से ही ख्याल था राही कि तुम मेरे वारिस हो गए। आज मैं बहुत खुश हूं। अब ये सब कुछ तुम्हारा है, ये घर, मेरा ऑफिस। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ भी कह रहा हूं तुम जानते हो राहील, मैं थक चुका हूं, बिल्कुल थक गया हूं। क्यों, तुम खुश नहीं हो? जी मैं खुश हूं। मैं इस खुशी की बात नहीं कर रहा हूं राहील, बल्कि मैं अपना नाम, अपनी फर्म तुम्हें देने की बात कर रहा था। तुम्हें तो फख्र करना चाहिए राहील। मैं समझूंगा कि मैंने जिंदगी जाया नहीं की। आपको यकीन नहीं है? आपको तो यकीन होना चाहिए। आप तो एक बहुत कामयाब इंसान। हाँ, मैंने कोशिश तो की है ना। कोशिश की है, पर आपको तो यकीन होना चाहिए था। वैसे आज एक शख्स है जिसको यकीन है। कौन है? छोड़िए, हम क्या बात ले बैठे। अच्छा मेरे ख्याल है हम लोग कब चलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सी यू लेटर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। खुदा भाई राहिल, वो जरा ऑडिटोरियम बदलना था, क्योंकि जल गया। मिल बैठो किसी दिन उसका भी पटरा करी थे। क्या मतलब? वो मेरा मतलब ये है कि महरीन भी अखबार में काम करती रही, वो इस जबान को समझती हैं। क्या हुआ हलीम साहब? कुछ नहीं, वो क्या बात है? तो आप कुछ परेशान से लग रहे हैं।
लगता है कि आज आपके हथियार कुछ ऊंचे से हैं। क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? हाँ, पी लीजिए कुछ। मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। ये मॉडल फ्लैट्स का केस कब आप क्या करेंगे? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, सोच सोच के मुझको रात भर नींद नहीं आती। और ये कमबख्त बाबर कमाल जो है, ये अपने परों पे पानी नहीं पड़ने देता। मेरीन, जी डैडी। तुम्हें खुशी नहीं हुई ना? ये आपको किसने कह दिया? किसी ने भी नहीं, बस यूं ही। कितनी फजूल सी बात है। ये तो बड़ा खुशी का मौका है ना? है ना खुशी का मौका? हाँ डैडी। आपने ठीक कहा था अंकल। जब आदमी शिकस्त देखता है तो उसे पनाह ढूंढनी पड़ती है। तो फिर इस सारी गुफ्तगू का मकसद? मैं चाहता हूं कि आप अपने कीमती वक्त में से आध घंटा ऐसे शख्स को दें जो आपसे अपनी बात मनवा सके। कौन? राहील उबैद की मंगेतर। लेकिन ये कहिए कि मैं अपना वक्त क्यों दूं? इसलिए कि वो बहुत खूबसूरत और मुश्किल पसंद खातून है। मुझे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि आपकी इंसानी खिदमत में ये कारोबार भी शामिल है। मुझे अफसोस है तो मैं आपको मायूस कर रहा हूं और मैं उस खातून से नहीं मिलना चाहता। मुझे इस बात की भी उम्मीद थी। मैंने इसीलिए पहले ही उसका बंदोबस्त कर लिया था। मैंने आज सुबह आपको एक तोहफा पार्सल भेजा है बदरिया डाक, वो आपको आज शाम तक मिल जाएगा। उस तोहफे को वसूल करने के बाद आप फैसला कीजिएगा, मुझे फोन कर दीजिएगा कि आप उस खातून से मिलना चाहते हैं या नहीं। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं?
जी हाँ। आदाब। आदाब। अब प्लीज जाइएगा नहीं। मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरे जहन में ये बात जरूर थी कि आप एक न एक दिन यहाँ आएंगे, इसीलिए 1000 बहाने ढूंढ के भी मैं यहाँ आता रहा हूँ। अच्छा। आप शायद मुझसे बात नहीं करना चाहते। बात दरअसल ये है कि मैं आपके काम की अहमियत को समझता हूँ। ये और बात है कि उसकी मुखालफत करता हूँ। यह आपका बहुत साथी फैसला है। आप जितना मैं आपके काम की अहमियत और हैत को समझता हूँ और कोई नहीं समझ सकता। शायद सिवाय महरीन के, लेकिन वो भी महसूस कर सकती है, समझ नहीं सकती। ये बहुत बड़ी बात है अली, और कहा गया है कि बेवकूफ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। मुझे इस बहस में कोई मकसद दिखाई नहीं देता। देखिए, हम आप यहां अकेले हैं। जो जी में आए मुझे कह लीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। आप मेरे बारे में क्या सोचते? कुछ नहीं। आपने कुछ कहा? जी नहीं, शुक्रिया। सर, अली माफंदी साहब आपसे मिलने आए। बुला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा आपको टेलीफोन करने की जहमत की दूं, मैं खुद आ जाता हूं। क्या ये तस्वीर उस खातून ने बनाई है, राहिल उबैद की मंगेतर ने। आपको कहां से मिली है? एक सेकंड हैंड डीलर की दुकान से। वहां कैसे पहुंची? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। मैं तो इसलिए खरीदी कि उस खातून ने बनाई थी। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर इतनी सी बात होती तो आप मुझे इसे भेजने की इस यकीन से जुर्रत न करते। आपको तो मालूम ही है कि मैंने आज तक अपनी आर्ट गैलरी को देखने की किसी को इजाजत नहीं दी, तो ये इजाजत कैसे दे सकता हूं कि कोई मुझे तोहफा उस गैलरी के लिए भेजे। लेकिन आपको पूरा पूरा यकीन था कि यह तस्वीर बड़ी अजीब, बड़ी अनोखी है। इसे बनाने में बड़ी जुर्रत चाहिए, और आपको यह भी पूरा पूरा यकीन था कि मैं ये तोहफा कबूल करने पर मजबूर हो जाऊंगा, और हो गया। हलीम साहब, मुझे उस खातून से मिलवाइए।
बनाने में बड़ी जरूरत चाहिए। और आपको यह भी पूरा पूरा यकीन था कि मैं ये तोहफा कबूल करने पर मजबूर हो जाऊंगा, और हो गया। हलीम साहब, मुझे उस खातून से मिलवाइए। तो क्या करना चाहिए? जो तुम्हारी मर्जी। चलो ऐसा करते हैं कि फिल्म देखते हैं आज चल के। है कोई फिल्म जो तुम देखना चाहते हो? नहीं तो बस वक्त ही गुजारना है ना। हाँ, चलो वक्त को गुजारें। कितना अजीब लगता है वक्त गुजारे। चलो एक और काम करते हैं। लेट्स प्ले अ गेम ऑफ कार्ड्स। हाँ, ताश खेलते हैं। क्या खेलें? क्या खेलें? अब ये भी मुझको बताना पड़ेगा। भाई देखो, ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। जब से हमारी मंगनी हुई है, तुमने आज तक ये नहीं कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। क्या बुराई है इसमें? बुराई? जिस इंसान की कोई ख्वाहिश ना हो, समझो कि वो मर गया। मैं तो जिंदा हूं। मगर तुम्हारी रूह, वो कहां पे है? असल चीज तो वो है। और रूह किसे कहते हो तुम? वो जो सोचे, जांचे, फैसले करे, है ना? हाँ, वही जो महसूस करे। उसे तुमने खत्म कर दिया। उसे खत्म नहीं करना चाहिए, है ना? सोच को और एहसास को खत्म नहीं करना चाहिए। और क्या, वरना इंसान एक चलती फिरती लाश बन जाता है, जैसे कि एक खला। हाँ, बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा गुनाह है। महरीन, तुम्हारी रूह कहां है? और तुम्हारी रूह कहां है राहील? मेरी रूह मेरे पास है महरीन, मेरे पास है। तुम गलत कह रही हो। मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया था राहील। अब समझे ना? तुम अपनी आवाज खो बैठे हो राहील। तुम सिर्फ दूसरों की आवाज के पास गश्त बन के रह गए हो। तुम्हारी अपनी आवाज नहीं रही। और जो इंसान अपने फैसले खुद नहीं कर सकता, वो मोहब्बत भी नहीं कर सकता। यह गलत है महरीन। मैंने आज तक इस दुनिया में सिर्फ दो शख्सों के बारे में शिद्दत से महसूस किया है। मैंने जब भी उनकी तरफ देखा है, मुझे ऐसे लगा है जैसे ये एक हुक्म हो, इशारा हो बुलंदियों की तरफ बढ़ने का। महरीन, मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है। मैंने शिद्दत से तुम्हारे बारे में सोचा है, महसूस किया है। और वो शख्स जिससे तुमने नफरत की है? नफरत नहीं। वो कौन था राहील? कौन था वो? अली। राहील,
तुमने मुझसे भी कभी मोहब्बत नहीं की, तुम मोहब्बत कर ही नहीं सकते। तुम सिर्फ इसलिए कहते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए कि तुम समझते हो कि ये सही बात है और तुम्हें ये कहनी चाहिए, और कुछ नहीं, बस। नहीं, ये झूठ है। नहीं राहील, राहील, ये झूठ नहीं है, ये सच है राहील, और मुझे तुमसे हमदर्दी है। बीबी जी, बाहर कोई हलीम हिफाजी साहब आए हैं।